हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री यूनिट 3 बदलती परंपराएं एंड चैप्टर 6 तीन वर्ग को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन बदलती परंपराएं और उसकी भूमिका और कालक्रम को पढ़ते हैं। हमने क्या है कि देखा है ऑलरेडी या फिर पढ़ा है कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। और इन साम्राज्यों में से कुछ जो थे वो यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों जिसमें कौन से मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य आते थे। तो उसमें यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य जो है विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। यानी कि हम लोग ऑलरेडी कौन कौन से साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। मिस्र के बारे में पढ़ चुके हैं, असीरिया, चीनी और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये चारों साम्राज्य क्या था कि विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और ये इसमें से कुछ महाद्वीपीय स्वरूप के थे तो कुछ पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। और जो कुछ भी हुआ उसमें क्या हुआ कि विभिन्न सांस्कृतिक टकराव की भूमिका जो है वो निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय जो है प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहां से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग और कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीकी में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों का परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से क्या है महसूस किया गया। और जैसा कि हमने देखा है कि 5वीं सदी में क्या हुआ था कि पश्चिम में रोमन साम्राज्य जो है वो विघटित हो गया था और पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र छोटे थे। यानी कि जो पूर्वी यूरोप था उसमें क्या था, जो नगरीय क्षेत्र वो काफी बड़े बड़े थे। वहीं पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका की तुलना में क्या था कि उत्तर अफ्रीका में क्या था कि नगरीय केंद्र जो थे वो छोटे छोटे थे। और नौ ये कब की घटना है, ये 5वीं सदी की घटना है। और लेकिन 9वीं सदी तक क्या हो गया था कि पश्चिम और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र जिसमें क्या आते थे एक्स, लंदन, रोम, ओसियाना जो थे यद्यपि छोटे थे और तथापि जो है उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चर्च व शाही शासन ने वहां के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में जो है सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो था वो पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शार्लमैन का जो साम्राज्य था वो था। तो मध्य यूरोप में जो था 9वीं सदी में किनका शासन था, शार्लमैन का साम्राज्य था। और इसके शीघ्र पतन के पश्चात क्या हुआ था कि हंगरी वासियों में जो वाइकिंग थे, लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र और व्यापार तंत्र बने रहे। तो वाइकिंग कौन थे इनके बारे में पढ़ते हैं कि वाइकिंग जो थे वो स्कैंडिनेविया का है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइलैंड, ये चारों को मिला के क्या होता था कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र बनता था। कि वे लोग जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहां बस गए। और इनमें से जो है अधिकतर लोग क्या थे, समुद्री दस्यु और व्यापारी थे। समुद्री दस्यु मतलब जो ओशियन पायरेट होते थे, सी पायरेट होते थे, मतलब वहां के जो डाकू लूटपाट करते थे वो लोग थे, और व्यापारी थे। तो इन सभी परिवर्तनों से क्या हुआ कि इन परिवर्तनों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। जो फ्यूडलिज्म है वो व्यवस्था जो है अस्तित्व में आई। और सामंतवाद की पहचान थी कि दुर्गों व मेनर भवनों के जो इर्द गिर्द कृषि उत्पादन, और ये भूमि मेनर के लॉर्डों की थी जिस पर कृषक जिसे कृषिदास कार्य करते थे। और ये कहते हैं वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति जो है वचनबद्ध होते थे। ये लॉर्ड बड़े लॉर्डों के जो राजा के सामंत होते थे, जिसे क्या कहते थे, वैसल कहते थे, के प्रति जो है वो वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च जिसका केंद्र बिंदु क्या होता था, पोप और उनकी व्यवस्था थी, सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास जो अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहां पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा जो है वो आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु का बाद का जीवन जो है वो सहनीय बन सके।
मठों का निर्माण हुआ जहां धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे। और साथ ही चर्च जो है वो स्पेन से बाइजेंटेनिया तक मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वता तंत्र के भाग थे। यानी कि चर्च का जो आधिपत्य था वो कहा था स्पेन से बाइजेंटेनियम तक जो है वो फैला हुआ था। इसके अलावा ये यूरोप के अधिनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा जो है उपलब्ध कराते थे। और वेनिस और जिनेवा के जो भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्य एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे और इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईर्ष्या के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आजाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजा ने जो है धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किया। यूरोप के आंतरिक व्यापार में जो है वो सुधार हुआ जो मेलो और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा जो है वो प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के जो ये अवसर है वो जीवन के मूल्यों के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति जो है प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया था। यानी कि इस्लामी कला जो था तो उसमें क्या था कि इस्लामी कला और साहित्य में जिनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसमें मानव और अन्य प्राणियों के प्रति जो है बहुत ज्यादा क्या है कि प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान था, है ना, कि मानव और अन्य प्राणियों में सम्मान दिखाया गया था। वहीं बाइजेंटाइन के व्यापार से क्या है कि यूरोप में आने वाली जो है यूनानी कला और विचार जो है यूरोप के पूरे भूभाग में या क्षेत्र में फैल गया था। और 14वीं सदी का काल जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है और विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग जो है मृत्यु उपरांत जीवन की अपेक्षा क्या है कि जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे। तो पुनर्जागरण में क्या हुआ कि मृत्यु के बाद का क्या होगा उससे मतलब उनको वो मतलब नहीं था। अभी जो प्रेजेंट में जो जीवन जी रहे हैं उससे अधिक क्या है वे लोग वास्ता रखने लगे। इसलिए मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक मानव और संसार की खोज में जो है अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को जो है अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोज यात्राएं शुरू हुई और क्या हुआ कि स्पेन वासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे पश्चिमी अफ्रीका के तट पर दक्षिण में जाने लगे। और इसी तरह क्या है कि उत्तम आशा अंतरीप जो थे जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं होते हुए ये भारत पहुंचे और जो यूरोप के मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कोलंबस ने क्या है भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया। तो कोलंबस जो था पहला व्यक्ति था जो भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और ये टाइम पीरियड क्या था 1492। लेकिन क्या हुआ कि वह एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने क्या है वेस्ट इंडीज कहा। उसके बाद क्या वो सफल नहीं हो पाया तो दूसरे खोजकर्ताओं ने क्या आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए जो है उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को जो है अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले और कुछ हद तक वे इनसे सीखने के इच्छुक थे। तो उसमें क्या हुआ कि पोप और कैथोलिक चर्च ने जो है भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक जो थे भूगोलवेत्ता और पर्यटक उनका नाम क्या था हसन वल वजान, है ना, और यूरोप में लियो अफ्रीकांस के नाम से विदित के काम को प्रोत्साहन किया। यानी कि पोप और कैथोलिक चर्च ने दो व्यक्तियों के काम को प्रोत्साहित किया जिसमें एक तो थे हसन अल वजान जो भूगोलवेत्ता और पर्यटक थे और दूसरा था यूरोप के लियो अफ्रीकांस। इस भूगोलवेत्ता ने क्या किया कि पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा था। और जेसुइट चर्च के सदस्यों ने जो है 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। 17वीं सदी में जो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिनका नाम विल एडम्स था उसने जापानी शोगुन तोकुगावा इवासा का मित्र एवं सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहां के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। हसन वल वजान की तरह इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। तो उदाहरण के लिए क्या था कि एजटेक जो है एजटेक की एक महिला ने जो बाद में डोना मैरिना के नाम से जानी गई मेक्सिको के स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की। तो और उसके लिए उसने क्या किया यही डोना मैरिना ने दुभाषिया का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत अनात्मसंसी और चौकन्ने होते थे। यहाँ तक कि जब ये व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करते और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने का लगातार प्रयास करते रहते। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा ही पुर्तगालियों में जो था कि 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट जिसे अब कोझिकोड के नाम से जानते हैं कि आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। उन्होंने क्या किया जब वो कालीकट या कोझिकोड आए पुर्तगाली 1492 में या वास्को डी गामा जब आए तो उन्होंने भारत में जो है अपना सत्ता थोपने का प्रयास किया।
दूसरी ओर क्या होता है, कभी-कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे, जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्हें अपने श्रेष्ठ होने का जो है भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को जो है वो प्रोत्साहन दिया। वही चर्च जो है दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वो गैर ईसाई मानता था। यानी कि चर्च जो था ना, दूसरा सभ्यता और भाषाओं का भी स्टडी कराता था, लेकिन वो उन लोगों पर हमला करवाता था या फिर उनको हीन भावना से देखता था जिनको वो गैर ईसाई मानता था। यानी कि अगर कोई ईसाई है और वो अगर दूसरा भाषा या दूसरी सभ्यता को मानता है, तब तो उसको बढ़ावा देता था, प्रोत्साहित करता था। लेकिन अगर वो कोई गैर ईसाई था, तो उसे क्या करता था, हतोत्साहित करता था, उस पे हमले होने को बढ़ावा देता था। गैर यूरोपवासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क और संघर्ष जो है अलग-अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों में और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय था। वो ऐसे ही स्पुष्ट व्यापारी और नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों के समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने जो है उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए और उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्हें बड़े पैमानों पर बंदूकों का जो है उत्पादन शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है कि एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोप वासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने में किया और साथ ही यूरोप वासियों के साथ आई बीमारियों ने जो है जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में जो है 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई थी। तो यहाँ पे एक चित्र है, ये दक्षिणी फ्रांस के नगर एविग्नोन जो 14वीं शताब्दी में जो पोप का महल था उसका चित्र है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोप के महल का चित्र है और इसका टाइम पीरियड क्या है, 14 एडी। और ये इसमें क्या था, ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित था ये। वहीं आगे एक और चित्र है, ये क्या है कि 15वीं शताब्दी में बेनिस में जो है डोगे का महल के नाम से ये फेमस है। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, 15th सेंचुरी एडी। तो आगे हम लोग इस यूनिट का जो कालक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो टाइम पीरियड हो क्या है, 1300 से 1700 ईस्वी तक है। तो यूरोप में क्या होता है कि यूरोप में विचाराधीन काल में जो है अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में जो है अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया और विचारों, आविष्कारों तथा वस्तुओं का आदान प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों में नियंत्रण रखने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे और जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या ना कर दी गई हो तो उनके निवास स्थानों से निकालकर जो है उन्हें दास बनाया जा रहा था। इस तरह लोगों का जीवन जो है अनेक रूपों में इतना अधिक बदल गया कि उसे पहचानना जो है वो बहुत कठिन हो गया। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दो ज्योग्राफिकल जो है एरिया के बारे में और उनका जो टाइम पीरियड उनसे कंपेयर करके देखा गया है। तो हम लोग पहले अफ्रीका और यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि 1300 से 1325 ईस्वी के बीच क्या हुआ था कि यूरोप में स्पेन में अलहम्ब्रा और ग्रेनेडा जो है महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वही 1325 से 1350 के बीच क्या हुआ था कि अफ्रीका के मिस्र में जो है वो प्लेग फैल गया था और इसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड था वो 1348 से 55 था। वही यूरोप में क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो है शत वर्षीय युद्ध जो 1337 से 1453 ईस्वी तक चला। संपूर्ण यूरोप में जो है ब्लैक डेथ, एक प्रकार का प्लेग का जो है प्रकोप छा गया था। 1350 से 75 में इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज की गई थी। वहीं फ्रांस के किसानों ने जो है ऊंचे करों का विरोध किया 1358 में। 1375 से 1400 के बीच ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह हुआ 1381 ईस्वी में। वहीं जॉफरी चेसर ने क्या कहते हैं द कैंटरबरी टेल्स नामक रचना की जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी। तो कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी, जॉफरी चौसर ने। पुर्तगालियों ने जो है दास व्यापार 1442 में प्रारंभ किया अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं पश्चिमी अफ्रीका में 1450 से 75 के बीच में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना हुई और जिसका उद्देश्य था सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती स्थान जिसमें 1471 के बाद के क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना की गई। यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण हुआ। इटली के लियोनार्दो दा विंसी, जिनका टाइम पीरियड 1452 से 1519 है, चित्रकार, वास्तुविद और अन्वेषक भी थे, उनका टाइम पीरियड रहा। 1475 से 1500 के बीच जो है पुर्तगालियों ने बोकोंगो राजा को जो है ईसाई बनाया। वहीं यूरोप में इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। 1525 से में क्या हुआ था कि अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया 1510 ईस्वी में और वही 1517 ईस्वी में ऑटोमन तुर्की ने जो है मिस्र पर विजय प्राप्त की।
दक्षिण अफ्रीका में उपजी कॉफी को यूरोप में पहली बार 1517 में तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। 1517 में ही मार्टिन लूथर ने जो है कैथोलिक चर्च में सुधार किए। कोपरनिकस ने सौर परिवार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1543 ईस्वी में यूरोप में, और विलियम शेक्सपियर ने 1564 से 1516 में इंग्लैंड के एक नाटककार के रूप में वहां फेमस थे। जचारिया जेनसेन जो थे उन्होंने 1590 के दशक में जो है पहली बार माइक्रोस्कोप की खोज की। वहीं 1600 से 1625 के दशक के बीच जो है अफ्रीका के नाइजीरिया का ओयू राज्य जो है अपने चरम शिखर पर था और यहाँ धातु कर्म के जो है अनेक केंद्र थे। यूरोप में क्या हुआ कि प्रथम उपन्यास जो थे डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया था, और विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त जो है हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है, और ये 1628 में हुआ था। 1650 से 75 के बीच यानी कि 1662 में पुर्तगालियों ने जो है कांगो राज्य को नष्ट किया, और वहीं यूरोप में लुई 14वां फ्रांस का शासक बना और 1638 से 1715 तक उसका टाइम पीरियड रहा। पीटर महान जो था, जिसका टाइम पीरियड 1682 से 1725 था, ने रूस का क्या है कि आधुनिकीकरण किया था। अब हम लोग दो अलग ज्योग्राफिकल फीचर जिसमें एशिया और दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चीन, एशिया में क्या होता है कि चीन में जो है 1368 ईस्वी में चीन में मिंग राजवंश की स्थापना हुई थी। वहीं 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी दक्षिणी एशिया यानी कि भारत में। 1400-1425 के बीच में क्या होता है कि क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय हुआ था। वहीं 1453 ईस्वी में क्या होता है एशिया में ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था। 1498 ईस्वी में क्या होता है कि वास्को डी गामा भारत आया था, और 1522 ईस्वी में पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश हुआ और इसका विरोध और इन्हें क्या है कि विरोध हुआ और इन्हें मकाबों की ओर खदेड़ दिया गया था। 1526 में बाबर ने जो है उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और पानीपत का प्रथम युद्ध भी क्या होता है कि प्रथम 1526 में ही हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा और उसने मुगल शासन को जो है संगठित किया था। 1575 से 1600 के बीच क्या हुआ था कि प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया था, और कब 1586 ईस्वी में। वहीं 1587 से 1629 के बीच क्या होता है कि फारस के शाह अब्बास ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। 1603 ईस्वी में जापान में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना हुई थी। किसकी? तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना कब हुई थी? 1603 ईस्वी में हुई थी, और 1600 ईस्वी में भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1625 से 50 के बीच डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई थी, और इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड था 1637 ईस्वी। वहीं चीन में क्या था कि मंचू शासक जो था जिसका टाइम पीरियड था 1644 से आगे का, और इसका क्या है कि 3 वर्षों तक चीन में जो है मंचू का शासन रहा। वहीं यूरोप में जो है चीन की चाय और रेशम की मांग में बढ़ोतरी हुई। 1632 से 53 तक क्या है कि ताजमहल का निर्माण हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है दो ज्योग्राफिकल एरिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस टाइम पीरियड में वहां पे क्या क्या घटना घटित हो रही थी। तो 1300 से 1325 ईस्वी के बीच जो था कि टेनोक्टिटलैन जो था मेक्सिको के एज़टेक की राजधानी थी, और 1325 में जो है यहाँ की भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों, लेखा प्रणाली जिसे पीपू कहा जाता है उसके लिए यह विख्यात था। तो 1450 से 1475 के बीच जो है इनका लोगों ने जो है पेरू पर अधिकार कर लिया था। वहीं 1492 ईस्वी में कोलंबस जो था वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। 1521 ईस्वी में मेक्सिको पर स्पेन की विजय हुई थी। वहीं 1519 में ही क्या हुआ था कि स्पेनी नौचालक जो थे मैगलन, उन्होंने प्रशांत महासागर को है कि पार किया था या फिर वहां पे पहुंचा था। फ्रांसीसी अन्वेषक जो थे वो 1534 ईस्वी में कनाडा पहुंचे, और 1572 में स्पेन की पेरू पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। 1575 से 1600 के बीच जो है डच नाविक अनायास ही क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। 1600 से 1625 के बीच यानी कि 1607 ईस्वी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में जो है अपनी प्रारंभिक कॉलोनियां बनाई, और सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया, जिसे 1619 कहा जाता है, को लाया गया। स्पेनी नाविक जो है ताहिती 1606 में पहुंचे। तो स्पेनी नाविक जो थे वो क्या ताहिती एक जगह वो 1606 में पहुंचे। 1625 से 50 के बीच क्या होता है कि डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क कहते हैं, और इसकी खोज जो है 1626 में हुई थी। मैसाचुसेट्स जो है उसमें प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1635 ईस्वी में हुई थी। वही डच नाविक एबेल तस्मान जो है ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की, और उसके बाद उन्होंने वैन डीमेन की भूमि में उतरा, जिसे बाद में जो है क्या है तस्मानिया का नाम दिया गया, और वो न्यूजीलैंड भी पहुंचा, और उसने उस
उसने उसे विशाल क्षेत्र का जो है एक भाग समझा। 1664 ईस्वी में जो है पहली बार गन्ने की खेती की गई थी। और क्या है कि 1675 से 1700 के बीच मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने जो है उपनिवेश स्थापित किया और इसका नामकरण जो है सम्राट लुई 14वें के स्थान नाम पर लुसियाना रखा गया था। तो हम लोग इस यूनिट को इसी पार्ट में खत्म करते हैं। ये पार्ट 1 है, आगे जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में पब्लिश होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।